प्रिय छात्रों, हम लोग आज के क्लास में मराठा प्रशासन पढ़ने जा रहे हैं। जितने भी साम्राज्य स्थापित हुए हैं, सभी साम्राज्यों का जो आधार रहा है चलने का, वो उसका प्रशासन रहा है। और शिवाजी का साम्राज्य भी इस नियम का अपवाद नहीं है। उन्होंने भी एक सुशक्त प्रशासन की स्थापना की और यही कारण है कि मराठा एक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया। भारत में बहुत सारे साम्राज्य हुए और हर साम्राज्यों के अंतर्गत जो प्रशासन स्थापित हुआ उसमें कुछ विभिन्नता है। सभी प्रशासन एक समान नहीं था। पूर्व के स्थापित जो भी प्रशासनिक ढांचे भारत में थे, शिवाजी का प्रशासन उससे कुछ इतर था, अलग था। और यही कारण है कि शिवाजी का प्रशासन अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बनता है। और इस प्रशासन से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एराइज होते हैं। तो हम शुरू करते हैं अब कि शिवाजी का प्रशासन क्या था और उसमें क्या क्या चीज़ शामिल था। तो इंट्रोडक्टरी में सबसे पहले ये बात हमको जाननी होगी कि जो शिवाजी का प्रशासन था, वो प्रशासन हिंदू पादशाही पर आधारित था। और शिवाजी का ये जो प्रशासन था, यानी जिसको हम लोग साम्राज्य कहते हैं, ये दो भागों में बटा हुआ। एक भाग इसका कहलाता था स्वदेशी, या मुल्के कदीम। और दूसरा भाग जो था अधीनस्थ क्षेत्र। अधीनस्थ क्षेत्र हम अपने तरफ से आपको जोड़कर बता रहे हैं ताकि एक टर्मिनोलॉजी मिले। वास्तव में अधीनस्थ क्षेत्र का जो अर्थ था वो ये कि मुगलों का क्षेत्र जो शिवाजी के प्रभावाधीन थे, और शिवाजी ऐसे क्षेत्र से चौथ वसूल थे। सब बताया जाएगा थोड़ा ये में। और शिवाजी के साम्राज्य का प्रशासनिक कानून का निर्माण किया गया। और यह जो प्रशासनिक कानून का निर्माण हुआ वो एक समिति के द्वारा हुआ, और उस समिति के अध्यक्ष थे रघुनाथ पंडित हनुमंते। पंडित हनुमंते। और इस समिति के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम था राज व्यवहार कोश। राज व्यवहार कोश। तो देखिए प्रिय छात्रों, जो शिवाजी का प्रशासन है उसके इंट्रोडक्शन में इतनी सारी बातें आपको समझनी होगी और जाननी होगी, क्योंकि बिना भूमिका में कही गई बातें जो है स्पष्ट नहीं होती है। भूमिका में वो बातें कही जाती हैं जिससे हमें आभास हो जाता है कि इसके अंदर में किस प्रकृति की बात लिखी हुई है। तो
शिवाजी के प्रशासन के संबंध में हम लोग 3 बातों को देखेंगे। पहली बात ये कि शिवाजी का जो प्रशासन था वो हिंदू पादशाही पे आधारित। फिर कल के क्लास से इसको कोरिलेट करेंगे कि हिंदू पादशाही की अवधारणा क्या थी शिवाजी। तो शिवाजी की हिंदू पादशाही की अवधारणा एक मराठियन राष्ट्रवाद था। संपूर्ण भारत के लिए संकल्पना हिंदू राष्ट्रवाद के अधीन नहीं था। और इस महाराष्ट्रीयन संकल्प में या विचारधारा में जो बातें शामिल थी वो ये कि मराठवाड़ा क्षेत्र में कोई भी रहने वाला हो जिसकी उत्पत्ति मराठा क्षेत्र का हो, वो सभी के सभी इस हिंदू पादशाही में आते हैं। उसमें ये नहीं था कि संपूर्ण भारत के हिंदू इस पादशाही के अधीन आते हैं। अगर मराठा क्षेत्र में जन्मा, धर्म के हिसाब से उनके धर्म के विपरीत कोई धर्मावलंबी हो और वो मराठवाड़ा में पैदा हुआ तो वो भी हिंदू पादशाही का अधीन अंग है। और शिवाजी ने प्रशासन के क्षेत्र में उनको पूरा महत्व दिया। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अन्य जो प्रशासनिक ढांचे हुआ करते थे पूर्व के, जैसे तुर्कों के, मुगलों के, तो तुर्कों में तो बाहरी लोगों को बहुत बाद में चल करके शामिल किया गया और वो लोग काफ़ी इस मामले में परंपरावादी थे कि सिर्फ तुर्कों को ही प्रश्रय दिया करते थे। बाद में चल के अलाउद्दीन खिलजी के समय में गैर तुर्कों को भी प्रशासन में शामिल किया गया। लेकिन मुगलों के समय में जो प्रशासन विकसित हुआ वो एक पूरी तरीके से मिश्रित प्रशासन। मुगलों ने जाति को या नस्ल को श्रेष्ठता नहीं दी। मुगलों ने प्रशासन के क्षेत्र में योग्यता को श्रेष्ठता दी कि योग चाहे जो भी होगा हम उसकी योग्यता के अनुरूप प्रशासन में स्थान देंगे। और यही कारण था कि मुगल प्रशासन पूर्व के अन्य प्रशासनों से ज्यादा सशक्त, ज्यादा मजबूत। तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो मराठा प्रशासन में ऐसी बातें नहीं थी। मराठा प्रशासन में जो मराठी लोग थे उन्हीं को श्रेष्ठता दी जाती थी। मराठवाड़ा में रहने वाले चाहे किसी जाति के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, वही मराठा प्रशासन में शामिल होंगे। ये आपको हिंदू पादशाही के अंतर्गत इतनी बातें आपको समझनी होगी, ठीक है। अब दूसरी बात कि जो क्षेत्र जीता शिवाजी ने और जिस क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना की, तो वो प्रभाव के दृष्टिकोण से 2 भाग में बटा हुआ था। एक भाग वो था जिस पर शिवाजी का प्रत्यक्ष प्रभाव था, डायरेक्ट कंट्रोल, हर चीज शिवाजी के नियंत्रण में था। और दूसरा वो भाग कि वो भूभाग शिवाजी के नियंत्रण में नहीं था लेकिन शिवाजी के प्रभावाधीन था। इसका अर्थ क्या हुआ कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन किसी दूसरे का चलता था। वो वास्तविक रूप से वो क्षेत्र शिवाजी के साम्राज्य के अधीन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उस क्षेत्र पर जो है शिवाजी का प्रभाव बना रहता था। तो ऐसी स्थिति में जो पहला जो उनके साम्राज्य का रूप था या पहला भाग था, उसको हम लोग स्वदेशी या मुल्के कदीम बोलते थे। स्वदेशी और मुल्के कदीम का अर्थ ये हुआ कि जो शिवाजी के डायरेक्ट प्रभाव में था, शिवाजी का संपूर्ण प्रशासन जो है वो वहाँ लागू होता था। किसी बाहरी व्यक्ति के बाहरी शक्ति या व्यक्ति का प्रभाव वहाँ नहीं था। यानी स्वदेशी में या मुल्के कदीम में शिवाजी संप्रभु थे। और दूसरा जो भाग था उनके साम्राज्य का, उसको अधीनस्थ क्षेत्र बोलते थे। यानी जो स्वदेशी या मुल्के कदीम के चारों ओर का क्षेत्र था, जो मुगलों का साम्राज्य के अधीन माना जाता था, लेकिन शिवाजी उस पर आक्रमण करते थे और उनके आक्रमण से बचने के लिए जो है उस क्षेत्र का राजस्व चौथ के रूप में शिवाजी को प्राप्त होता था। चौथ का मतलब यह हुआ कि जितना राजस्व प्राप्त होगा उसका 1/4 शिवाजी को मिल जाएगा। तो जिन क्षेत्रों से, जो मुगल क्षेत्रों से 1/4 भाग शिवाजी को मिलता था, वही क्षेत्र शिवाजी के प्रभावाधीन या अधीनस्थ क्षेत्र कहलाता था। अब आपके मस्तिष्क में ये फौरन प्रश्न उठ जाएगा कि ये क्या बात हुई। या तो पूरी तरीके से उनके अधीन रहना चाहिए था या जो है पूरी तरीके से मुगलों के अधीन रहना चाहिए था। तो इसका जवाब ये है कि वो ऐसा क्षेत्र था
जो दुर्गम था मुगलों के लिए, और मुगलों को अस्थायी रूप से वहां प्रभाव बनाना संभव नहीं था व्यवहारिक ढंग से। एक प्रकार से समझिए कि मुगलों और शिवाजी के साम्राज्य के बीच एक बफर स्टेट था या कि बफर जोन था। शिवाजी भी उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम नहीं थे, उनका भी एक सीमा था। तो ऐसी स्थिति में ऐसे क्षेत्रों पर शिवाजी चौथ वसूल किया करते थे, साथ ही साथ सरदेशमुखी वसूल करते थे। और शिवाजी ऐसा इसलिए भी करते थे क्योंकि उनका उद्देश्य जिस राष्ट्रवाद का था वो तो मराठवाड़ा राष्ट्रवाद था। जो मराठा के क्षेत्र थे उसी को वो प्रभावाधीन अपना बनाना चाहते थे। उनका उद्देश्य ही नहीं था कि संपूर्ण भारत में उस मराठवाड़ा क्षेत्र से मराठा साम्राज्य का विस्तार जो होता है वो शिवाजी के बाद पेशवाओं के काल में होता है। और पेशवाओं ने भी कोशिश की, उत्तर भारत तक आए, पश्चिम भारत तक गए, पूर्वी भारत में भी उन्होंने अपना विस्तार किया पेशवाओं के काल में। जब पढ़ेंगे खासतौर से बाजीराव प्रथम के शासनकाल में या बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से सफल नहीं हो पाए। लगभग 50 वर्षों का ऐसा पीरियड है भारत में जिस पीरियड में यदि मराठे चाहते तो संपूर्ण भारत के भाग विधाता बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। और यही रिक्तता, यही शून्यता जो भारत की थी वो आमंत्रित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं बनी है जो एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित कर सके या संपूर्ण भारत पर शासन कर सके। तब अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और बारी बारी से जो बिखरे हुए राजनीतिक समूह थे उनको एक एक करके पराजित करके भारत के बहुत बड़े विशाल क्षेत्र पर अपने साम्राज्य की स्थापना। तो ये व्यवहारिक बात था जो आपको जानना पड़ेगा। यूं ही आधारहीन बात करने से कोई लाभ नहीं। आखिर आपको एक सटीक उत्तर चाहिए ना भाई कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई, मुगल बादशाह दिल्ली तक सीमित हो गया, उसके क्षेत्र स्वतंत्र हो गए, तो फिर कोई एक शक्ति होती जो इन सभी को एकजुट करके एक केंद्रीय सत्ता बनाता। क्या कोशिश नहीं हुई? कोशिश हुई। जैसे हैदर अली टीपू सुल्तान ने कोशिश की, लेकिन भारतीय शक्तियों ने साथ नहीं दिया। मराठों ने कोशिश की, लेकिन मराठे अपने आंतरिक अंतर्द्वंद के कारण, पेशवाओं के और विभिन्न सरदारों के कारण वो एक महत्वपूर्ण शक्ति नहीं बन पाए। मुगलों से अलग हुए जो रियासतें थी जैसे हैदराबाद, बंगाल और अवध, उनका क्षेत्र जो था वो अपने आप में सीमित था। उन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया कि हम एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरे। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक ढांचा उभरना चाहिए था वो पूरी तरीके से नहीं उभर पाया। किसी ने जवाबदेही ली ही नहीं। तो इस राजनीतिक रिक्तता को भरा किसने? तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। बात समझे? तो ये हुआ आपका दूसरा खंड के शिवाजी का साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ था। तीसरी बात जो हमें बतानी है आपको कि शिवाजी ने जिस प्रशासनिक ढांचा का निर्माण किया वो प्रशासनिक ढांचा जो है वो अनमने ढंग से यूं ही बनाया गया ढांचा नहीं था, स्ट्रक्चर्स नहीं था, बल्कि उसके बारे में पूरी तरीके से एक समिति बनी विभिन्न लोगों की। उस समिति का अध्यक्ष रघुनाथ पंडित हनुमंते को बनाया गया, उस पर विचार विमर्श हुआ और उसके बाद कैसा प्रशासनिक ढांचा हो, कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हो, उसके लिए एक किताब तैयार की गई जिसको राज्य व्यवहार कोश के नाम से जाना जाता है। तो ये सब देखिए बराबर इस तरह की पुस्तकें आपको नहीं मिलेंगी, पहले हम बता दे रहे हैं। तो जब आए ना तो इसको खूब बेहतरीन से क्लास के दौरान ही इस शब्द को अपने मन में दोहराते रहिए। अगर आपको अपने एक एक सेकंड, एक एक मिनट का यूज करने की आदत पड़ जाए पढ़ाई में, तो फिर आपके लिए पढ़ाई मुश्किल नहीं होगा। जो 2 साल का समय हमने आपसे मांगा कि A to Z सिलेबस आपका तैयार होगा, वो एकदम निश्चित रूप से तैयार, लेकिन शर्त यह है कि एकदम टेंटेटिव होकर के, आकर्षित होकर के आप क्लास कीजिए और सभी को याद। जैसे आकर्षण इसमें क्या है, तो अब ये बात पढ़ा है हमने तीन बार इस्तेमाल किया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो एक क्रम दे रहे हैं आपको इंट्रोडक्शन में कि इंट्रोडक्शन में आपको 3 बातें याद रखनी है और 3 बातें में कौन कौन, तो अमुक बात। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है
जो एकदम रीढ़ की हड्डी है इस इंट्रोडक्शन का, वह है राज व्यवहार कोश। यही रिजल्ट निकला था, फिर इसी के आधार पर जो है पूरा मुगल प्रशासन बना, ये निर्मित हुआ। आपकी जवाबदेही है कि आप इन सभी बातों को क्लास में मेमोराइज करते रहिए। हम लोग यूं भी पढ़ सकते थे, लेक्चर्स यूं भी दे सकते थे। आजकल यूनिवर्सिटी में जाइए, कॉलेज में जाइए, कोई टीचर बोर्ड नहीं पकड़ता है। बोर्ड जो है वो कोसता है लोगों को कि हम किस लिए बने। डिजिटल बोर्ड भी लगाया गया साहब, तो उसका भी इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा है, जबकि पढ़ाने और पढ़ने में बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। बोर्ड पर टीचर लिखता है, उस लिखने से छात्र और क्लास में एक आकर्षण पैदा होता है, छात्र क्लास से जुड़ पाता है, क्लास की बातों को समझ पाता है। तो इसलिए आप बोर्ड की इंपॉर्टेंस को समझिए, और बोर्ड पर जो भी बातें लिखी हुई हैं वो आपको आकर्षित कर रही हैं। होता क्या है कि आदमी भूल जाता है, लिखा रहता है तो उसको देख देख करके याद करता रहता है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं बारी बारी से कि उनका जो प्रशासनिक ढांचा था वो पदसोपानिक रूप से हायरार्कियली जो है वो विभिन्न भागों में बटा हुआ था। जैसे केंद्रीय प्रशासन, जैसे प्रांतीय प्रशासन, जैसे सैनिक प्रशासन, जैसे भूराजस्व प्रशासन। तो इसी ढंग से हम लोग भी उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि यही तो पूर्व के साम्राज्यों के प्रशासन में हम लोग पढ़े हैं। वहां भी केंद्रीय था, वहां भी प्रांतीय था, वहां भी राजस्व था, वहां भी सैनिक था। तो विभाजन में समानता दिखाई पड़ती है, लेकिन उस विभाजित प्रशासन के अंगों में आंतरिक रूप से विभिन्नता है मराठा प्रशासन। उसको देखते हैं कैसे विभिन्नता है। तो सबसे पहले देखिए केंद्रीय प्रशासन। देखिए केंद्रीय प्रशासन का जब हम बात करते हैं तो शिवाजी प्रशासन के केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु का अर्थ क्या हुआ कि प्रशासन के सभी अंग उनके द्वारा संचालित एवं नियंत्रित थे। केंद्रीय प्रशासन में उन्होंने अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद बनाया, और ये जो मंत्री परिषद था अष्टप्रधान का, ये एक प्रकार का सचिव के रूप में काम करता था। और इस प्रकार के निम्न 8 सदस्य थे। अब बारी बारी से अष्टप्रधान के 8 को हम लोग देखेंगे। उसमें सबसे पहला है पेशवा या प्रधानमंत्री। पेशवा या प्रधानमंत्री, आप लोग ध्यान से ये सारे शब्द और उसकी व्याख्या याद करते रहिए क्लास में, ठीक है। पेशवा या प्रधानमंत्री ये क्या होता था
तो ये संपूर्ण शासन की देखभाल करता था। संपूर्ण शासन की देखभाल करता था, पहला चीज। दूसरा कि राजा की अनुपस्थिति में वो संपूर्ण कार्य करता था। उसके बाद सभी दस्तावेजों पर वो हस्ताक्षर करता। ये तो हो गया पेशवा। दूसरा हो गया अमात, पंत या मजमुआदार। अमात या इसको पंत भी कहते थे, बहुत गौर से पढ़िए, या इसको मजमुआ दार भी बोलते थे। पद एक ही था, इसका नाम तीन तीन था। ठीक है, ये क्या था? तो ये वास्तव में वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। वो प्रधानमंत्री था और अमात, पंत या मजमुआदार फाइनेंस मिनिस्टर था। शिवाजी के समय में रामचंद्र पंत थे। उसके बाद तीसरा पद जो था वो मंत्री या वाक्य निवीस का था। मंत्री या वाक्य नवीस का था। यानी पद एक ही था लेकिन उसका दो नामकरण था। मंत्री भी बोलते थे या वाक्य नवीस भी बोलते थे। यह वर्तमान समय में गृह मंत्री के समान, होम मिनिस्टर। इसका काम था जो गृह मंत्री का होता है। उसके बाद चौथा था सुमंत या दबीर। सुमंत या दबीर या विदेश मंत्री। उसके बाद अगला था सचिव, सुरनवीस या चिटनीस। सचिव, सुरनवीस या चिटनीस। यानी एक ही पद था लेकिन तीन नामों से जाना जाता था। और ये क्या था साहब? तो सचिवालय का प्रधान था। यानी आज का मुख्य सेक्रेटरी जो देखते हैं तो उस ढंग से आप कह सकते हैं। और उसके बाद अगला था सरनौबत। ये सेनापति था। और उसके बाद न्यायाधीश, ये दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार का न्याय जो है वो करता था। और तीसरा था पंडित राव या सद्र। यह धार्मिक मामलों को देखता।
अब देखिए जितने भी अष्टप्रधान थे, इस अष्टप्रधान की विशेषता ये थी कुछ कि इसमें जो सेनापति था को छोड़कर सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। ये एक डिफरेंस था। और दूसरा ये कि जो न्यायाधीश और पंडित राव है, न्यायाधीश प्लस पंडित राव को छोड़कर सभी को युद्ध में भाग लेना पड़ता था। सभी को युद्ध में भाग लेना पड़ता था। अब देखिए जो अष्टप्रधान थे जिनका वर्णन ये किए हैं, तो अष्टप्रधान के सहायता के लिए सहायता हेतु प्रत्येक विभाग में अधिकारियों का एक लंबा पद सोपान था। का एक लंबा पद सोपान, और ये भी आपको जानना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से लोग थे। उसमें दीवान था, पहला जो पद था। दीवान का मतलब हो गया कि सचिव, सेक्रेटरी, यानी उस मंत्री का। उसके बाद दूसरा जो था मजमुआदार, यानी इसका जो काम था वो लेखाकार का था। तीसरा जो अधिकारी था वो फडणवीस। ये लेखा परीक्षक का था। उसके बाद चौथा जो था वो सेवनीस। ये कार्यालय प्रभारी होता था। उसके बाद कारखानीस। ये रसद अधिकारी होता था। इसके बाद चिटनीस। ये पत्राचार का अधिकारी होता था। इसके बाद था जमादार। ये खजांची था। और इसके बाद था पोटनीस। ये रोकड़िया था। सब बताते हैं सर, घबराइए नहीं। अब देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। जो लोग बोलते हैं कि प्रशासन शिवाजी से प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न नहीं आता है, आप देखिए कि इतने सारे टर्मिनोलॉजी है प्रशासन का। यदि इसमें से एक भी आपसे पूछ देता है, अभी और आगे बहुत आएगा, तो भाई
एक ही दो अगर पूछ दिया और एक ही दो आप नहीं बना पाए तो क्या होगा आपका, और एक ही दो से आप छट गए तो आपकी पूरी तैयारी तो धरी की धरी रह गई। पूरा मेहनत, साल 2 साल 4 साल 5 साल जो भी आपने किया वो बेकार चला गया। तो इस मानसिकता को आपको समझना होगा। हम किसी भी चीज का अध्ययन उसमें आए गए प्रश्नों के प्रतिशतता के आधार पर नहीं करेंगे। हम हर चीज का अध्ययन इस कारण करेंगे कि वो टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम का, सिलेबस का एक भाग है। और सिविल सेवा आयोग जो है वो स्वतंत्र है कि वो कहीं पर से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इस ढंग से शांति के समय में, शांति का समय पढ़ाई में वो होता है कि जब एग्जामिनेशन ना हो, पूरा अध्ययन का सत्र चल रहा, तो इस सत्र में आराम से शांति के साथ अगर चीजों को पढ़ी जाए तो एग्जामिनेशन हॉल में वही काम आता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि मराठा प्रशासन की ये सभी शब्दावलियों को समझिए और कोशिश कीजिए कि अधिकांश तक क्लास में ही याद हो जाए। अब आते हैं टॉपिक पर कि शिवाजी का जो समय मत देखिएगा क्या हो रहा है, दिल से पढ़िए, याद करते हुए। केंद्रीय प्रशासन हमको सबसे पहले देखना है, तो उसमें क्या बात, पूर्व के प्रशासनों से शिवाजी का प्रशासन जो था पूरी तरीके से अलग था। पूर्व के प्रशासन में भी केंद्रीय प्रशासन होता था, शिवाजी ने भी केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की, लेकिन शिवाजी का केंद्रीय प्रशासन पूर्व के केंद्रीय प्रशासन से इस रूप में भिन्न था कि पूर्णतः प्रशासन का केंद्र बिंदु शिवाजी थे। यहां पर पूर्णतः प्रशासन का केंद्र बिंदु का अर्थ यह हुआ कि आमतौर पे राजा के अधीन केंद्रीय प्रशासन के लोग ही प्रत्यक्ष रूप से सामने रहते हैं या प्रत्यक्ष रूप से उनकी नियुक्ति की जाती है। बाकी जो प्रांतों के होते हैं या प्रमंडलों के होते हैं या जिलों के होते हैं या परगनों के होते हैं, उस पर कहा जाता है कि नियुक्ति राजा खुद करता है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष ये होता था कि वो किसी न किसी सोर्स से आता था। और बहुत सारे निचले स्तर के जो पदाधिकारी थे उसको राजा जानता भी नहीं था, बादशाह जानता भी नहीं था। लेकिन शिवाजी के प्रशासन में ऐसी बात नहीं थी। शिवाजी केंद्र बिंदु इसलिए थे कि केंद्रीय प्रशासन के सारे लोगों की नियुक्ति के साथ साथ प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के भी लोगों की नियुक्ति वो स्वयं करते थे और उन पर स्वयं प्रभावी नियंत्रण रखते थे। यहां क्या था मुगलों के अधीन कि जो जिला था वो प्रमंडल के अधीन था, कमिश्नरी के अधीन था। कमिश्नरी जो था वो सूबेदार के अधीन रहता था। इस ढंग से एक हायरार्की बनी हुई थी अन्य प्रशासनों में। यहां हायरार्की थी, लेकिन वो हायरार्की डायरेक्ट नियंत्रण किसके हाथों में था? शिवाजी के हाथों। पूरी के पूरी प्रशासन एवं केंद्रीकृत प्रशासन बना हुआ था। ये डिफरेंस था। और दूसरी बात यह कि एक आदमी संपूर्ण प्रशासन को स्वाभाविक रूप से नहीं देख सकता है, यह व्यवहारिक नहीं है। तो अपने सहयोग और सहायता के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई। उसी 8 मंत्रियों की परिषद का नामकरण किया है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान यहां पर आप अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान में कंफ्यूज कीजिएगा, पहले बता दें। अष्ट दिग्गज 2 शब्दावली आएगा, जो नए पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोगों तो अभ्यस्त हो गया इसलिए कंफ्यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उन लोगों में अष्ट प्रधान अष्ट दिग्गज अभी नहीं, जिस समय क्वेश्चन आएगा ना उस समय अकेले रहेगा तब ये क्या होगा। तो अष्ट प्रधान जो था वो शिवाजी का मंत्री परिषद था, जिसमें 8 मंत्री शामिल थे। और अष्ट दिग्गज जो था वो विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक और विजयनगर का भी सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय का विद्वानों के 8 विद्वानों की परिषद थी। 8 विद्वानों की
वहां 8 विद्वान थे कृष्णदेव राय के दरबार में, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। शिवाजी के दरबार में 8 मंत्री थे, जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था। तो ये कोडिंग कर लीजिए आप कि अष्टदिग्गज अष्टप्रधान में हम कंफ्यूज भविष्य में नहीं करेंगे, और उस समय कीजिएगा, अगर गलत मार के आएगा तो बाहर आपको अफसोस हो। तो अभी ही टेंटेटिव रहिए, कुछ न कुछ उपाय कीजिए अपने दिमाग का कि साहब ये अष्टदिग्गज अष्टप्रधान हमेशा के लिए हमारे लिए हो जाए। ये आपका प्रयत्न है, ये पर्सनल एफर्ट्स है आपका, हम इसमें कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। नहीं बात समझ रहे? अब देखिए साहब, ये जो थे ये स्वतंत्र नहीं थे, कहा जाता था कि मंत्री थे, लेकिन वास्तविक स्थिति की ये सचिव थे, सेक्रेटरी थे। ठीक है, वास्तविक बात क्या था कि ये सचिव थे, सेक्रेटरी थे। मतलब क्या हुआ, मंत्री नहीं थे, सचिव थे, तो ठीक है भाई, नाम अलग हो गया, क्या दिक्कत है? नहीं, नाम अगर होने से उसके काम भी अलग हो जाते हैं। अगर मंत्री कहते हैं इसका मतलब उसको निर्णय लेने की का अधिकार है, और सचिव कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वो निर्णय नहीं ले सकता है, वो आदेश पालक होता है, वो आदेश का अनुसरण करने वाला होता है। तो मंत्रिपरिषद बनाया ही इसलिए जाता है कि अपने विभाग का वो स्वतंत्र पूर्वक फैसला लेने वाला व्यक्ति है। तो यहां मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान था, लेकिन व्यवहारिक पक्ष ये था कि वो मंत्री नहीं थे, वो सचिव थे, जिसका अर्थ ये हुआ कि उसका कोई भी मंत्री स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय नहीं लेता था। अपने हर कृत्य के लिए जो है वो शिवाजी से पूछ कर काम करता था, जिसीलिए इतिहासकारों ने कहा है कि उनका स्तर जो था मंत्री का नहीं था बल्कि सचिव का था। क्लियर? अब देखिए 8 मंत्री, ये तो हो गया एक बात। अब ये 8 को आपको देखना होगा, यही याद करने वाला चीज है। ठीक है, ये हुआ नंबर 1 पेशवा, नंबर 2 हुआ अमात, नंबर 3 हुआ मंत्री या वाक्यानवीस, नंबर 4 हुआ सुमंत या दबीर, नंबर 5 सचिव सुरनीस या चिटनीस, नंबर 6 जो है सरे नौबत, नंबर 7 जो है न्यायाधीश, और नंबर 8 जो है पंडित राव। तो सबसे पहले याद कीजिए, पेशवा, अमात, मंत्री, सुमंत, सचिव, सैनौबत, न्यायाधीश, पंडित। क्या क्या? पेशवा, अमात, दूसरा क्या? अमात, पंथ या मजमुआदार, तीसरा क्या? मंत्री या वाक्यानवीस, चौथा क्या? सुमंत या दबीर, पांचवा क्या? सचिव सुरनीस या चिटनीस, छठा क्या? सरे नौबत, सातवां क्या? न्यायाधीश, आठवां क्या? पंडित राव। फिर से एक बार आइए साहब, पहला कौन? पेशवा, दूसरा, तीसरा और तीसरा मंत्री, चौथा सुमंत या दबीर, पांचवा सचिव सुस्वीस चिटनीस, छठा सरेनौबत, सातवां न्यायाधीश और आठवां। एक बार और, पहला पेशवा, दूसरा अमात या पंथ या मजमुआ, तीसरा मंत्री या वाक्यानवीस, चौथा सुमंत या दबीर, पांचवा सचिव सुस्वीस चिटनीस, और छठा सरेनौबत और सातवां न्यायाधीश, आठवां। पंडित। अब इतना बात दिमाग में जब आ गई ना दिमाग में, बाद में जाके घर में चल के लिख के इसको और कंफर्म कीजिएगा। यहाँ हमने 3-4 बार दोहरा दिया इसलिए कि पढ़ने का तरीका है, ताकि वो शब्द पर आपको कमांड हो जाए। अब देखिए पेशवा क्या था, तो आम तौर पे अगर देखिए कैसे डिफरेंस, हमने कहा कि पूर्व के प्रशासनों से डिफरेंस था। प्लीज 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 अटेंशन से। तो पूर्व का जो था, तो इसका पेशवा का तुलना आप पूर्व के मुगल वाले काल से किस पद से आप कीजिएगा? मुगल पढ़ चुके हैं, किससे कीजिएगा? अरे भाई, इस पद का, पेशवा पद का, अगर हम ये कहें कि ये पद मुगलों के यहाँ किस नाम से जाना जाता था? वजीर। वेरी गुड, इंटेलिजेंट। यानी वहां प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था, यहाँ प्रधानमंत्री पेशवा कह रहा है। हमने कहा कि दोनों में डिफरेंस है। अरे सुनिए तो, वहां वजीर वित्त मंत्री हुआ करता था, उसका मुख्य काम क्या था? फाइनेंस डिपार्टमेंट, भू राजस्व की देखभाल करता था। यहाँ उसके पास वो अधिकार नहीं है। वो अधिकार यहाँ किसके पास है?
तो अमात्य अमात्य के पास है, किधर गया इधर? अमात्यम पंत्यम मुआदा। आपको डिफरेंस समझ में आया? यस सर। अब देखिए टेक्निकलिटी क्या है, तकनीकता क्या है मराठा प्रशासन में कि इसको फाइनेंस नहीं दिया, क्या दिया कि संपूर्ण शासन का देखभाल करता था। इस पर गौर कीजिए। दूसरा, राजा की अनुपस्थिति में संपूर्ण कार्य करता था। राजा के जैसे। और तीसरा कि सभी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता था। भाई यहां पर एक चीज अटपटा नहीं लग रहा है कि जब ये लिख दिया कि राजा की अनुपस्थिति में संपूर्ण कार्य करता था, तो फिर इसको नहीं होना चाहिए था। राजा उपस्थित है तो न्यूट्रल हो जाए। आपको नहीं लग रहा है ऐसा? क्यों? शिवाजी पढ़े लिखे हुए व्यक्ति नहीं, अक्षर ज्ञान उनको नहीं था। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो उन्होंने जो पेशवा की बहाली की, पेशवा के लिए निर्धारित हो गया कि ब्राह्मण होगा, दूसरी जाति का नहीं होगा। तो पेशवा का दायित्व ये होता था कि जो कागजात है, जो प्रशासन के काम है, उस पर वो पढ़ करके सुनाए और उस पर विचार विमर्श करें कि क्या सही क्या गलत। तो इसलिए अगर शिवाजी उपस्थित भी होते थे तो सरकारी काम बिना पेशवा के सहयोग के नहीं होता, क्योंकि पढ़ ही नहीं सकते। राबड़ी देवी पढ़ नहीं सकती, मुख्यमंत्री बन गई तो क्या हुआ? राजबाला वर्मा एकदम साय के तरह साथ रहती थी, एक आईएएस थी। यस सर, राजबाला। याद है आप? यस सर। अब राजबाला वर्मा तो सीएम नहीं कहलाएगी, सीएम कहलाएंगी कौन? राबड़ी देवी, है ना? लेकिन फैक्ट ये है कि वो राजबाला वर्मा हट गई उनके अगल बगल से, तो फिर राबड़ी देवी क्या हो जाएंगी? ऐसा है। कोई भी पेपर आएगा तो अच्छा रुका अभी थोड़ा देर, आवेदन हूं उनका। तो यहां भी वही स्थिति है सर। इसीलिए पेशवा का इंपॉर्टेंस जो है मराठा प्रशासन में ज्यादा हो गया। और सबसे बड़ी बात ये नियम बना दिया शिवाजी ने कि हम साइन कर दें तो वो आदेश नहीं माना जाएगा, हम साइन कर दें तो आदेश नहीं माना जाएगा जब तक उस पर पेशवा का सिग्नेचर नहीं। दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए। दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए। और प्रशासन में क्या था कि राजा का साइन है तो बाप, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ शिवाजी ने जो रोक लगा दी कि नहीं, हमको कुछ आता होता है नहीं, साइन करवा लेगा साहब, पता चला कि आधा साम्राज्य लिखवा लिया। तो इसलिए जो था कि नहीं, पेशवा का जो है वो सिग्नेचर होना, पेशवा सिग्नेचर करता था तो सब उत्तरदायित्व उस पर चला था। किस पर? पेशवा पे। तो आप समझें कि प्रधानमंत्री आप बोल रहे हैं, लेकिन पूर्व का जो प्रधानमंत्री था मुगलों के, वो कैसे भिन्न था? नहीं, पढ़ने का एंगल ये सब होना चाहिए। एक है याद करवा दो, क्या पेशवा प्रधानमंत्री, पेशवा प्रधानमंत्री। तो ये हुआ वो एक नंबर लॉटरिया। लॉटरी दो तरह का होता है, एक में ज्यादा डिजिट होता है, एक में एक नंबर वाला होता है। तो एक नंबर वाला लॉटरी जो होता है ना, वो गैर कानूनी है, पता है कि नहीं आपको? तो उसी ढंग से सिविल सर्विस के अध्ययन में जो है वो एक नंबरिया स्टडी जो है वो गैर कानूनी है, सही नहीं है, वो उससे आप फेल कर जाइए। आपको उसका सभी एंगल से उसको देखना होगा, समझना होगा। अगर वो एंगल इस्तेमाल नहीं किए तो फिर सिविल सर्विस की पढ़ाई छोड़ दीजिए। और ये नहीं कि भारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हम जो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये दिल से निकाल, सिर्फ ये कीजिए कि जो हम बता रहे हैं उसको गौर से सुनते हुए चले जाइए। देखिए आपके लिए टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। आइए मुन्ना भाई, उसके बाद है अमात, पंत और मजमुआदार। यहाँ दिक्कत ये कि पद एक ही है लेकिन उसका नाम तीन है। यानी फाइनेंस मिनिस्टर्स को एक नाम अमात भी था, दूसरा नाम पंत भी था, तीसरा नाम मजमुआदार। अब आप पूछिए कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शिवाजी ने जो क्षेत्र विजित किए थे तो उन संपूर्ण क्षेत्र में
जो फाइनेंस का काम देखा जाता था उसका नामकरण 3 अलग अलग नामों से था। तो सभी क्षेत्र के लोग फाइनेंस मिनिस्टर को समझ जाए कि इट इज फाइनेंस मिनिस्टर। तो चूंकि संपूर्ण मराठवाड़ा में फाइनेंस मिनिस्टर 3 नामों से जाना जाता था, इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर के लिए 3 नामकरण हम मराठा प्रशासन में देखते हैं। मतलब जिस नाम से मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बम्बई है, ठीक है, दूसरा है उसके बाद औरंगाबाद है, मान लिया एक दूसरा जगह है, तीसरा आप मान लीजिए कि साहब पुणे का इलाका हुआ। तो अब 3 इलाका हुआ, तो अब पुणे में जो भाषा है वो थोड़ा परिवर्तित है, जो औरंगाबाद की भाषा है वो थोड़ा परिवर्तित है, बम्बई की भाषा थोड़ा परिवर्तित है। अब वहाँ क्षेत्रीय आधार पे जो फाइनेंस का काम करता था वो 3 अलग अलग नामों से जाना गया। लेकिन शिवाजी ने तो सभी पर अधिकार कर लिया। तो अब लोग समझे हर क्षेत्र के कि ये व्यक्ति कौन है, तो उसी ढंग से जहां फाइनेंस मिनिस्टर को अमात्य बनाता था वो अमात्य कहते थे, जहां पंत बुलाता था वो पंत कहते थे, जहां मजमुआदार बोला तो वो मजमुदार कहते थे। तो इस कारण से वित्त मंत्री इन 3 नामों से जाना गया। इनके पीरियड का रामचंद्र पंत बहुत मशहूर वित्त मंत्री हुआ। फिर मंत्री या वाकिया नवीस को कौन था, तो गृह मंत्री था। अब गृह मंत्री का काम क्या, तो देखिए यहां पर भी डिफरेंस है। शिवाजी का जो गृह मंत्री का जहां तक ताल्लुक है, तो उसमें उसके काम को अगर आप देखिएगा तो दरबारी लेखक के रूप में राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करता था। दूसरा कि राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था करना और गुप्तचर सूचना विभाग के कार्यों की देखभाल करता था। अन्य जगहों से अगर तुलना कीजिए गृह मंत्री से, तो लॉ एंड ऑर्डर देखता था, पुलिस उसके पास होती थी। यहां आप क्या अंतर देख रहे हैं कि गृह मंत्री जो है वो शिवाजी के लिए पत्र लिख रहा है, और जो जासूस होते थे वो जासूस का हेड के रूप में काम करता था। जबकि पूर्व के प्रशासन में जो गुप्तचर विभाग था उसका एक अलग मंत्री ही होता था, जिसको हम लोग वाकिया नवीस के नाम से या वाकिया निगार के नाम से जानते थे। तो यहाँ भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से सुमंत या दलील विदेश मंत्री था। सचिव सचिवालय का प्रधान था। सचिव भी 3 नामों से जाना जाता था। माने सचिवालय का एक सचिव के नाम से, दूसरा सुरनवीस और तीसरा चिटनीस। सरे नौबत सेनापति था और न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमा देखता था। यहाँ भी अपने निरक्षर होने की वजह से शिवाजी उपस्थित रहते थे, लेकिन फैसला कौन करता था, तो न्यायाधीश करता था। पंडित राव या सद्र धार्मिक मामलों में, जैसे किसी को भूमि अनुदान देना है या लोगों का चरित्र को नियंत्रित करना है, तो वो कौन, पंडित राव करते थे। तो ये अष्टप्रधान में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी होगी। एक बात ये कि जो सेनापति था वही सिर्फ अष्टप्रधान में मराठा था, बाकी सातों के साथ कौन थे, ब्राह्मण थे। बात समझ में आई। और दूसरा कि न्यायाधीश और पंडित राव यानी नीचे वाला जो दो मंत्री होता था, इसको छोड़ करके बाकी ऊपर वाले 7 मंत्री को, सॉरी 6 मंत्री को, यहां से लेके यहां तक, ये सबको युद्ध के मैदान में जाना पड़ता था, आवश्यकता पड़ने। तो ये 2 काफी महत्वपूर्ण है जो हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि याद रखिएगा। अब देखिए कि ये तो सेक्रेटरी थे किसके, शिवाजी के, लेकिन व्यवहारिक रूप से तो थे मंत्री। यानी जितना मुगल मराठा प्रशासन था उन सभी मराठा प्रशासनों का देखभाल करने वाला, नियंत्रण करने वाला, सब काम धाम करने वाला। तो इनको भी अकेले एक हाथ से काम हो नहीं पाता, तो इनका बाज़ाब्ते तौर पे एक कार्यालय था और 8 मंत्री के अधीन या 8 सचिव के अधीन ये सारे पदाधिकारी थे। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
यानी शिवाजी के लिए अष्टप्रधान थे, तो शिवाजी के अष्टप्रधान के लिए भी अष्टप्रधान था। कितनी खूबसूरत बात। यानी दूसरे शब्दों में अपने तरफ से क्रिएट कर सकते हैं आप कि शिवाजी का केंद्रीय प्रशासन अष्टप्रधान स्क्वायर था। नहीं, यस सर। कितनी खूबसूरत बात। यानी शिवाजी के सहायता के लिए भी 8 लोग थे, और उसके सहायता के लिए और जो 8 लोग शिवाजी की सहायता कर रहे थे, हर लोगों के लिए 8 लोग थे। ये केंद्रीय प्रशासन। 8 लोग के लिए आता है। हाँ, ऐसा नहीं था कि ये एक था। जैसे पेशवा के लिए पेशवा आठ। था, पेशवा के पूरा 8। कमरे में भी 8 लोग बैठे रहेंगे। जैसे अमात्य है तो उसके यहाँ ये 8 पद रहेगा, जिसमें वो लोग नहीं रहेंगे, दूसरे लोग रहेंगे। यानी पद सृजित किया। ठीक है। अब इसका देखिए कि दीवान, यानी वो सचिव होता था किसका? अपने मंत्री का, सेक्रेटरी। मजमुआदार लेखाकार होता था। लेखाकार का मतलब हुआ कि लेखा नियंत्रक, ऑडिटर। फड़नवीस लेखा परीक्षक, कंट्रोलर। तो इसी से फड़नवीस जाति भी हो गई, देवेंद्र फड़नवीस। फड़नवीस। इसका मतलब इसका पूर्वज क्या रहा होगा? लेखाकार। तो लेखा परीक्षक रहा होगा। सेवनीस, ये भी जाति हो गई। ये कार्यालय प्रभारी है। आप इसकी तुलना उत्तर भारत के कायस्थों से आप कर सकते हैं। इसे क्वेश्चन राइज होगा कि उत्तर भारत का जो कायस्थ है वो मराठवाड़ा में किस नाम से जाना जाता है? सेवनीस। तो इस ढंग से पढ़िए। कारखानीस रसद अधिकारी। इसके अलावा चिटनीस पत्राचार अभियान। ये किसके लिए पत्राचार अभियान? अपने मंत्री के लिए, शिवाजी के लिए नहीं। जमादार खजांची था। इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं आप। जमादार खजांची और ये रोकड़िया, इसका मतलब क्या हुआ? ये खजांची का मतलब हुआ कि खजाने का मालिक, और रोकड़िया का मतलब हुआ कि पैसे का मालिक। यानी प्रतिदिन जो पैसा आएगा हार्ड कैश, वो रिसीव कौन करेगा? रोकड़िया। और रोकड़िया लिख उख करके जमा कर देगा क्या? तिजोरी में। और तिजोरी का मालिक कौन होगा? जमादार। जमादार। बात समझ में आई? दोनों पैसा से संबंधित है, लेकिन ये पैसा के वसूली से संबंधित है, पोर्टलीज। और ये तिजोरी के संरक्षण से संबंधित है, कौन? जमादार। तो ये है। अब इसके बाद अगला जो है वो प्रांतीय प्रशासन है, और उसको आप लोग देखिए। तो हम लोग केंद्रीय प्रशासन को देखा। प्रांतीय प्रशासन में शिवाजी ने जो क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में साम्राज्य स्थापित किया था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? स्वराज्य या मुल्के कदीम। ठीक है ना। अब ये जो स्वराज था या मुल्के कदीम था शिवाजी के पीरियड में, इसको उन्होंने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भाग। इसका अर्थ क्या हुआ? ये 4 भाग एक्चुअली में उनके प्रांत थे। यानी शिवाजी के समय में प्रांतों की संख्या कितना थी? 4 थी। और इसका जो अधिकारी होता था, इस प्रांत का अधिकारी, उसका नामकरण पूर्व के नामकरणों से अलग था। इनका नामकरण जो था वो सरे कारकून था। सरे कारकून, या उसको हम लोग बोलते थे मुख्य देशाधिकारी। मुख्य देशाधिकारी। ये सब किसी भी प्रशासन में ये सब नामकरण नहीं है जो मराठों ने इस्तेमाल किया। या इसका एक और नाम था प्रांतपति का, जिसको हम लोग बोलते थे सर सूबेदार। अब देखिए साहब, ये जो प्रांत है जो 4 भाग में था, उसमें जो पहला प्रांत का क्षेत्र था उसको बोलते थे उत्तरी प्रांत।
उत्तरी प्रांत में जो क्षेत्र शामिल था, बंबई, सूरत, सलेहर, पूना। सूरत, सलेहर और पूना, ये उनका उत्तरी प्रांत का क्षेत्र था। यहां का प्रांतपति मोरो त्र्यंबक पिंगले को बनाया था। त्र्यंबक पिंगले, गुड बोलते हुए चलिए, अच्छा है। दूसरा जो उनका प्रांत था उसको बोलते थे दक्षिणी पश्चिमी प्रांत। दक्षिणी पश्चिमी प्रांत। और इनका दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में जो क्षेत्र शामिल था वो कोंकण और समुद्र तटीय क्षेत्र। कोंकण प्लस समुद्र तटीय क्षेत्र जो था वो दक्षिणी पश्चिमी प्रांत कहलाता। और यहाँ का जो प्रधान था या प्रांतपति था वो अन्नाजी दत्तो था। अन्नाजी दत्तो, ये आपको मैचिंग करने के लिए दे देगा, सिविल सर्विस का बहुत टफ क्वेश्चन बनाता है ये। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी प्रांत, दक्षिणी पूर्वी प्रांत, ये जो क्षेत्र था वो सतारा, सांगली, कोल्हापुर का क्षेत्र था। सतारा, सांगली और कोल्हापुर का क्षेत्र था। और ये जिस प्रांतपति का के अधीन था वो दत्तोजी पंत थे। दत्तोजी पंत। और अंतिम जो था जिसको हम लोग बोलते थे दक्षिणी प्रांत। दक्षिणी प्रांत, इसके अधीन जो था वो जिंजी और उसके आसपास का क्षेत्र था। जिंजी और निकट के क्षेत्र। इसका जो प्रांतपति था वो रघुनाथ पंत हनुमंते था। रघुनाथ पंत हनुमंते, यस, ठीक है। अब जो है प्रांत जो थे वो महालों में विभक्त थे। प्रांत के क्या बात था, महाल। और महाल का जो अधिकारी होता था इसको सर हवलदार बोलते थे। क्या बोलते थे, सर हवलदार। अब जो महाल था ये तो हो गया प्रांत महाल में बटा हुआ है। उसके बाद महाल के नीचे जो होता था इकाई उसको बोलते थे तर्फ। और ये इसका अधिकारी जो कहलाता था तर्फ का वो क्या कहलाता था, हवलदार। और जो तर्फ था वो गांव में बटा हुआ होता है। और गांव का अधिकारी जो कहलाता था वो पाटिल या पटेल कहलाता था। पाटिल या पटेल। तो प्रांतीय प्रशासन में ये चीजें आपको समझनी है और देखनी है। अभी अभी हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन में जो प्रांतों के लिए नामकरण इस्तेमाल किया गया है शिवाजी के यहाँ,
वो कौन? स्वराज या मुल्के कदीम। और अधीनस्थ क्षेत्र जो हम लोग पढ़े थे वो तो मुगल अधीन क्षेत्र थे या सरदारों के अधीन क्षेत्र थे। वहां मराठा प्रशासन काम नहीं करता। मराठा प्रशासन काम कहाँ करता था? तो स्वराज्य या मुल्के कदीम जिसको बोलते हैं। और शिवाजी ने इसी को 4 प्रांतों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी के यहाँ प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 4। ठीक है। अब देखिए कि ये जो प्रांत के अधिकारी होते थे, हम लोग वहां क्या सूबेदार या प्रांतपति कहते थे। प्राचीन काल में प्रांतपति बोलते थे, मुगल या मध्यकाल में हम लोग सूबेदार या दिल्ली सल्तनत में इक्तादार बोलते थे, यही ना? यस सर। यहाँ उसका नाम अलग अलग है। यानी प्रांतपति को 3 नामों से जाना जाता था। कहीं उसे सरे कारकून कहा जाता था, ठीक है, कहीं उसे मुख्य देशाधिकारी कहा जाता था, और कहीं उसे सर सूबेदार कहा जाता था। तो प्रांतपति के लिए 3 नामकरण मराठों के यहाँ है: सरे कारकून, मुख्य देशाधिकारी और सर सूबेदार। ऐसे आप नहीं पढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव बना दिया जाएगा कि साहब मराठा प्रशासन में निम्न में से कौन शब्द जो था वो प्रांतपति के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। तो उस समय नामकरण अगर आप याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए प्रांतपति सर के सरे कारकून, मुख्य देशाधिकारी, सर सूबेदार, ये 3 नामों से जाने जाते थे। और ये तीनों नाम यानी सरे कारकून, मुख्य देशाधिकारी और सर सूबेदार आपके मस्तिष्क में छप जाना चाहिए। अब देखिए कि ये प्रांत का जो नामकरण था उन्होंने किया दिशा भौगोलिक क्षेत्रफल के नाम का। भौगोलिक क्षेत्र का कोई नाम नहीं दिया। जैसे यहाँ है ना कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब नाम है प्रांतों का। वहाँ इस तरह का नहीं था नाम, बल्कि दिशा के हिसाब से नामकरण हुआ। एक उत्तरी प्रांत जिसमें बंबई, सूरत, सलेहर और पुणे शामिल थे, और ये मोरो त्र्यंबक पिंगले के अधीन था। दक्षिणी पश्चिमी दूसरा प्रांत था जिसके अधीन कोंकण, समुद्र तटीय क्षेत्र शामिल थे, और अन्नाजी दत्तों के अधीन था ये। तीसरा प्रांत दक्षिणी पूर्वी प्रांत था जिसमें सतारा, सांगली, कोल्हापुर शामिल थे, और दत्तोजी पंत इसके सर सूबेदार थे, ये सरे कारकून थे या मुख्य देशाधिकारी। देखिए यहाँ पर यह बताना चाहेंगे कि भौगोलिक रूप से वास्तव में यही तीनों क्षेत्र जो था वो शिवाजी के प्रशासन में एक साथ जुड़ा हुआ था। यानी इनकी भूमियां, ये जो था वो उसके मुख्य भूमि से जो था, जो शिवाजी का साम्राज्य था, ये मुख्य से हटकर था। कैसे? वो यहां देखिए मैपिंग में, आप ये सब भी देखना चाहिए। मैपिंग में आप देखिएगा, थोड़ा सा इसको तो शिवाजी का साम्राज्य कहां से कहां तक? तो ये पूरा जो है देखिए सूरत है, यहां से आप लीजिए, इस ढंग से त्रिकोणात्मक रूप से जो है वो शिवाजी का साम्राज्य। यस सर। लेकिन जो दक्षिणी प्रांत था जिंजी, वो यहां नहीं था। वो जिंजी जो था वो तमिलनाडु में था। यहाँ पर दक्षिणी प्रांत। हाँ, ये जिंजी आपको यहाँ पर था। इसको शिवाजी ने, आपको कल ही पढ़ाए थे हम कि शिवाजी का ये अंतिम सैनिक अभियान था जिंजी का, पढ़ाया था ना, याद है ना? तो उसको उन्होंने दक्षिणी प्रांत का दर्जा दिया था, और मुख्य रूप से उत्तरी प्रांत, दक्षिणी पश्चिमी प्रांत, दक्षिणी पूर्वी प्रांत, वो इनका एक भाग में, माने एक ही भूभाग में विभाजन था। और दक्षिणी प्रांत जो था जिंजी, वो पूरा सुदूरवर्ती क्षेत्र में उनका था, और वहां उनका अधिकार था। क्लियर? अब देखिए साहब, अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है
वो है भूराजस्व प्रशासन। भूराजस्व प्रशासन। जहां तक भूराजस्व प्रशासन का प्रश्न है, तो शिवाजी ने भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में मलिक अंबर के भूराजस्व प्रशासन को अपनाया। मलिक अंबर। हाँ, मलिक अंबर के भूराजस्व को अपनाया। और इन्होंने बजाते तौर पे भूमि की माप करवाई। और भूमि की माप जो कराई वो अन्नाजी दत्तों से करवाया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अन्नाजी दत्तों से। और भूमि की माप की जो इकाई बनाई उन्होंने, वो जो यूनिट बनाया किस चीज से नापा गया, तो वो इकाई बना था काठी। ठीक है, काठी का जहां तक बात है, तो 5 हाथ 5 मुट्ठी, 5 हाथ और 5 मुट्ठी एक काठी कहलाता था। ठीक है ना। और इसके बाद 20 काठी चौड़ा और 20 काठी लंबा जो था, वो 1 बीघा कहलाता था। ये उनकी इकाई की भूमि नाप की। उन्होंने, शिवाजी ने भूराजस्व के दर का जो निर्धारण किया, कि दर जो उन्होंने निर्धारित की, वो कुल उपज का 1/3 भाग यानी 33% था। ठीक है। लेकिन कालांतर में इसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया। इस भूराजस्व के अतिरिक्त इसके अलावा उनके द्वारा 2 अन्य कर और लिए जाते थे। और ये 2 अन्य कर थे चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी। तो भूराजस्व प्रशासन में आपको इतनी बातें पढ़नी है। हम मुख्य बिंदुओं पर आपको प्रकाश डाल रहे हैं। ये वस्तुनिष्ठ हिसाब से भी आपके लिए बहुत अच्छा है, और इसको आप मिला कर करके आप बढ़िया से व्याख्या कीजिएगा तो विषयनिष्ठ भी ये चीजें बन जाएगी। तो पहली बात ये कि उन्होंने बोरो किया भूराजस्व को, यानी उनका अपना क्रिएशन जो है वो नहीं था। बोरो किसका किया? तो मलिक अंबर। मलिक अंबर आप जानते हैं कि अहमदनगर का जो रियासत था उसका प्रधानमंत्री था ये। और अहमदनगर के विकास में, या उसके स्थायित्व में, जब तक मलिक अंबर जीवित रहा तब तक मुगल जो है अहमदनगर को नहीं जीत पाए। इसका मतलब था ये एक अच्छा कुशल प्रशासक था। तो कुशल प्रशासक अन्य अंगों के साथ साथ भूराजस्व में भी उसकी कुशलता होती है। तो उसने भूराजस्व के क्षेत्र में जो नियम कानून बनाए, उसी को मराठों ने जो है वो अडॉप्ट कर लिया। इसके पीछे कारण क्या था कि वो तो मराठवाड़ा क्षेत्र का ही भूराजस्व का निर्धारण किया था मलिक अंबर ने, किसी दूसरे क्षेत्र का थोड़ी किया था। इसलिए उसके स्थान पर जब शिवाजी ने अपना विकास किया, तो जो मलिक अंबर के द्वारा स्थापित व्यवस्था थी भूराजस्व के क्षेत्र में, शिवाजी ने उसी को अपना लिया। क्लियर? लेकिन शिवाजी का एक अपना जो नयापन था वो क्या था कि भूमि की माप। क्या चीज था ये? भूमि का माप जो था वो उनका अपना इजाद किया हुआ था। और इसके लिए उन्होंने अन्नाजी दत्तों को दायित्व सुपुर्द किया कि आप पूरा भूमि का माप कराइए। और भूमि के माप के लिए उन्होंने जो इकाई बनाई, वो इकाई किसको बनाई? काठी को।
अब काठी का माप क्या था साहब? तो 5 हाथ और 5 मुट्ठी, ये एक काठी के बराबर थी। नहीं समझ रहे? यस सर। जैसे क्या आप नाप कीजिएगा, कैसे नापा जाता था? 5 तो आदमी का 5 हाथ है ये, तो 5 हाथ का हो गया और प्लस 5 मुट्ठी, यानी ऐसे मुट्ठी बांध करके, तो ये जितना दूर गया 5 हाथ और 5 मुट्ठी, वो एक काठी हो गया। एक काठी। आप समझ में आई? अब देखिए कि 20 काठी चौड़ा और 20 काठी लंबा, अगर इकाई हो तो क्या हो गया? बीघा हो गया। तो ये माप के आधार पर उन्होंने पूरा भूमि का माप किससे करवाया? अन्ना जी दत्तो से। ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिवली बोर्ड। जबकि अन्ना जी दत्तो क्या थे? तो साहब दक्षिणी पश्चिमी प्रांत के प्रांतपति थे, यानी मुख्य देशाधिकारी थे, सर सूबेदार थे, ये सारे कानून। अब भूराजस्व का निर्धारण कितना किया? तो 1/3 यानी 33%। लेकिन इस जब 1/3 था और 33% था, तो इसके अलावा और भी टैक्स अलग अलग लिया जाता था। तो शिवाजी को ये अच्छा नहीं लगा, तो सभी करों को समाप्त कर दिया और सिर्फ एक कर रखा भूराजस्व। तो सभी करों को जो समाप्त किया, तो उससे राज्य की तो आय घटती ना, तो इसलिए भूराजस्व की दर बढ़ाकर ही कितना कर दिया? 40%। 40% क्यों किया? यूं ही नहीं आपको रखे 40% किया, ये वस्तुनिष्ठ व्याख्या है, लेकिन 40% क्यों किया, ये विषयनिष्ठ व्याख्या है। नहीं समझ में आया? अगर हम ये पढ़ते हैं सिर्फ कि शिवाजी अपने शासन के आरंभ में भूराजस्व की दर को 1/3 या 33% रखा, जिसे कालांतर में बाद में बढ़ा करके 40% कर दिया। तो ये बात आप बोलते हैं, इसका मतलब वस्तुनिष्ठ बात बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली बोल रहे हैं। लेकिन इसकी क्यों का माने क्यों बढ़ाया, इसकी जो व्याख्या कर रहे हैं आप, इसलिए बढ़ाया कि शिवाजी के समय में भूराजस्व के अतिरिक्त और भी बहुत सारे कर, जैसे सिंचाई कर था, भूमि कर था, ठीक है, व्यापार कर था, इसके अतिरिक्त भूराजस्व के अतिरिक्त, वो सबको खत्म कर दिया। तो वो सबको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। तो एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, तो उससे तो राजकोष पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ना, राजकोष की आय घट जाएगी। यस। तो वो मेंटेन करने के लिए जो है वो 33% को बढ़ा करके कितना कर दिया? 40%। तो क्यों का जो जवाब हम दे रहे हैं, कहना ये चाहते हैं, वो विषयनिष्ठ व्याख्या। ये आप समझ में आई बात? यस। अब देखिए कि भूराजस्व के अतिरिक्त भी 2 कर हमने लिखा है कि चौथ और सरदेशमुखी। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिविल सर्विस में हो सकता है कि आपको इसी पर अलग से सवाल पूछे, और कुछ नहीं कि सरदेशमुखी और चौथ की व्याख्या की। तो इसका जवाब यह है कि शिवाजी के अधीन जो भी भूभाग थे, वो भूभाग पठारी क्षेत्र था। पठारी क्षेत्र आमतौर से अनुर्वर होता है। जो मैदानी क्षेत्र की भूमि का उपजाऊपन होता है, वो पठारी क्षेत्र का नहीं होता है। किसी जगह पर भूमि के छोटे टुकड़े पर फसल हो रहा है, उसी के बगल में कंकड़ीला और पथरीला जमीन है, वहां नहीं हो रहा है। जो ऊंचा वाला भाग है पठारी क्षेत्र का, वहां एकदम नहीं हो रहा है। या जो क्षेत्र था वो एक्चुअली में रैन शेडो का एरिया था, बहुत बड़े इलाके, तो जल की भी अनुपलब्धता की कमी थी। तो ऐसी स्थिति में ऐसा फसल होता था जो मोटे अनाज कहलाते थे। तो किसी भी साम्राज्य के लिए भूराजस्व ही उस पीरियड में आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था। तो भूराजस्व वहीं ना अच्छा वसूल किया जा सकता था जहां उपज ज्यादा हो रहा हो। तो उत्तरी भारत के तुलना में मराठवाड़ा में उपज कम होता था। तो स्वाभाविक सी बात है कि उपज कम होगा तो राज्य की आय भी कम होगी। 40% लगा दिया तो क्या हुआ? आप किसान के यहाँ गए, बोले मेरे यहाँ फसलें नहीं हुआ है, लीजिए जो करना है कर लीजिए, मारिए पीटिए, यही ना। तो मान लिया उसको मारिए पीटिएगा, उसको जान मार दीजिएगा, तो उससे आपको भूराजस्व वसूल हो जाएगा। तो मूलभूत बात यही है कि उपज ज्यादा होने से ही राज्य को आय ज्यादा होती है। मध्यकाल में या
ब्रिटिश पीरियड में या प्राचीन काल में किसी काल में आप देखिए। आज वो बात नहीं है, क्योंकि आज जो है उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र से ज़्यादा उन्नत हो गया, तो राज्य को आय उन सभी चीज़ों से ज़्यादा होती है ना। लेकिन जिस पीरियड का हम इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें यही मुख्य आय का स्रोत। तब इसकी पूर्ति शिवाजी कहाँ करते थे? तो वो मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे और लूट लिया करते थे। तो शिवाजी के आक्रमण से बचने के लिए जो शिवाजी के साम्राज्य का निकटवर्ती क्षेत्र था, वहां समझौता होता था कि ठीक है, आप आक्रमण नहीं कीजिए, जो राजस्व वसूली होगा उसका 1/4 भाग जो है वो हम दे देंगे। तो चूंकि उपज का 1/4 भाग होता था, इसीलिए उसको चौथ कहा गया। सर देशमुखे क्या था कि उनका कहना था शिवाजी का कि हम सारे देशमुखों के प्रधान हैं, यानी सर देशमुख। और मराठवाड़ा क्षेत्र में यह नियम रहा है कि साहब जो सरदेशमुख होता है उसको कुल उपज का 10% मिलता है सरदेशमुखी। तो चूंकि हम सरदेशमुख बन गए हैं, इसलिए सरदेशमुखी भी हमको मिलना चाहिए। तो ये कुल उपज का जो था 1/4 भाग था, और ये कुल उपज का 1/10 भाग। ये भी मुगल क्षेत्र से ही वसूल किया जाता था। तो इस तरीके से शिवाजी के भूराजस्व प्रशासन में जो एक भूराजस्व आय का स्रोत था, दूसरा चौथ आय का स्रोत था, और तीसरा सरदेशमुखी आय का स्रोत था। इसको विस्तार से इम्तियाज अहमद ने भी लिखा है और हरिश्चंद्र वर्मा ने भी लिखा हुआ है। तो आप अगर और डिटेल्स चौथ और सरदेशमुखों को पढ़ना चाहते हैं तो हरिश्चंद्र वर्मा का जो सेकंड वॉल्यूम है उसका दूसरा या तीसरा लेसन है, उसी में आपको ये मिलेगा, उसमें आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है। अब आइए भूराजस्व के बाद जो अगला होता है सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन देखिए साहब, शिवाजी का जो सेना थी, सबसे पहले ये देखिए कि इनकी सेना में कौन कौन से अंग थे, है ना। तो इनकी सेना में दुर्ग भी था, तोपखाना भी था, जल सेना भी था। ये सब पहले इसलिए कि आप हो सकता है बोली कि सब नहीं होगा। उसके बाद पैदल सैनिक भी थे और अश्वरोही भी थे। ठीक है ना। जहां तक दुर्ग का प्रश्न है, फोर्ट का, तो इनके पास कुल फोटो की संख्या 250 थी, 240 से लेकर के 250। और इन फोर्ट के 3 अधिकारी होते थे। नहीं, कोई भी फोर्ट होता था उसका एक अलग प्रशासन होता था और उसके 3 अधिकारी होते थे। उसमें एक था हवलदार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हवलदार क्या करता था? तो सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व था, यानी दुर्ग के अंदर ये सुरक्षा व्यवस्था की, यानी पुलिस का काम करता था, शांति व्यवस्था बनाए रखने का। उसके बाद सरनौबत था। ये संपूर्ण किले का प्रधान था। संपूर्ण दुर्ग का, यानी कुछ भी हो सभी इसी के नियंत्रण में होते थे, रहते थे। और उसके बाद कारकुन या सबनीस था। या सबनीस
ये सामानों की देखभाल करता था, यानी खाने पीने का जो सामान होता था उसके, वो इसके यानी भंडारपाल एक प्रकार से कहिए। अब इसके अलावा ये तो दुर्ग हो गया, उसके बाद तोपखाना का जहां तक बात है तो शिवाजी के पास तोपखाने का भी एक बेड़ा था जिसमें लगभग 200 तोपें थी। तो ये 200 तोपों को उन्होंने खुद नहीं बनाया था, बल्कि ये फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज, इन तीनों से खरीदा था। क्या किया था? क्रय किया। इसके अलावा शिवाजी के पास नौसेना भी थी और नौसेना का जो उनका अड्डा था कुलाबा, कल्याण और भिवंडी था। ये कुलाबा बराबर पूछता है, यही मेन था उनका, कुलाबा, कल्याण और भिवंडी। सब अभी कौन है? बंबई है, बंबई का भी ये मोहल्ला है, ठीक है ना। अब जहां तक अश्वरोही सेना का बात था, तो ये दो भाग में बटे हुए थे। अश्वरोही सेना का जो एक भाग था उसको बोलते थे बारगीर, और दूसरा को बोलते थे सिलहदार। बारगीर क्या था? और ये अश्वरोही सेना को पागा बोला जाता था। क्या चीज? पागा। पागा। बारगीर जो था वो राज प्रदत्त था, यानी सारी चीजें जो है वो राज दिया करता था, घोड़ा वगैरह सब, ये सब सामान। और ये स्वयं प्रदत्त था, यानी इसको घोड़ों या युद्ध के सामानों की व्यवस्था खुद करनी पड़ती। नौसेना में कितना था? नौसेना में कितना? नावें वगैरह थी और कुछ नहीं था, उतना बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा नहीं था। अब जो ये घुड़सवार था इसका विभाजन जरा देख लीजिए कि 25 जो बारगीर थे, यानी यहां पर बारगीर क्या हुआ? अश्वरोही। ये 25 बारगीर एक हवलदार के अधीन था, ठीक है। और उसके बाद 5 हवलदार के ऊपर एक जुमलादार होता था, ठीक है। और 10 जुमलादारों के ऊपर एक हजारी होता था। 1 हजारी पद है, ठीक है। और 5 1 हजारी के ऊपर 5 1 हजारी के ऊपर एक पंच हजारी था, ठीक है। और इसके ऊपर सरेनौबत था, यानी सभी का हेड कौन होता था? सरेनौबत। ये तो हो गया आपको अश्वरोही सेना का। अब आइए पैदल सेना का। तो ऐसे ऐसे करते ये दुर्ग के बारे में किया, ये तोपखाने के बारे में किया, ये नौसेना के बारे में किया, ये अश्वरोही सेना के बारे में। अब पैदल सैनिक भी थे उसके पास।
तो पैदल सैनिक को पायक बोलते थे। और इसका भी जो विभाजन था कि 9 जो पायक थे उसके ऊपर एक नायक होता था। उसके बाद 10 नायक के ऊपर एक हवलदार होता था। और उसके बाद 3 हवलदारों के ऊपर एक जुमलादार होता था। और 10 जुमलादारों के ऊपर एक हजारी होता था। और 7 एक हजारी के ऊपर सत हजारी होता था। पद है। और फिर इसके ऊपर सरे नौबत होता है। तो ये पूरा आपका सैनिक प्रशासन के बारे में पूरा का पूरा विवरण है, समझिए इसको। तो सैन्य प्रशासन में क्या था कि शिवाजी के पास दुर्ग भी थे, तोपखाना भी था, जल सेना भी था, पैदल सेना भी था और अश्वारोही सेना भी था। यानी कहने का मतलब है कि शिवाजी का सैन्य प्रशासन 5 भागों में बटा हुआ है, 5 प्रकार की सेनाएं थी। तो लेकिन मुख्य रूप से जो उसकी सेना थी वो यही थी, पैदल और अश्वारोही। बाकी तोपखाना और जल सेना अल्प मात्रा में था। दुर्ग का अस्तित्व था बहुत अच्छे पैमाना। अब देखिए दुर्ग की संख्या कितना है, 240 से लेकर के 250 तक। दुर्ग में 3 अधिकारी होते थे, हवलदार, जो आंतरिक शांति में दुर्ग के अंदर जो सेना रह रही है तो वो भी तो झगड़ा कर सकती है आपस में, इसलिए 5000 10,000 लोग दुर्ग के अंदर रह रहे हैं। तो 5000 10,000 के बीच में जो शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था वो कौन था, तो हवलदार था। और सारा दुर्ग जिसके अधीन में था सब कुछ, वो सरे नौबत के अधीन था। और कारकुन और सबनीस क्या था, तो ये जो दुर्ग के अंदर जितने भी सामान है खाने पीने के, अस्त्र शस्त्र, सब सारी चीजें, वो सब कारकुन के अधीन होते थे। ठीक है। तोपखाना में 200 तोपों की संख्या बताई गई है। ये तोपों उन्होंने स्वयं नहीं बनाए थे, बल्कि फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से और अंग्रेजों से क्रय किया था। नौसेना काफी कमजोर था। आज का जो बंबई है उसका कोलाबा ही महत्वपूर्ण था। केबीसी में बराबर सवाल अक्सर पूछता है कि शिवाजी का नौसैनिक अड्डा कहाँ था। तो अन्य किताबों में नहीं मिलता है, बहुत कम जगह पर मिलता है, इसलिए पूछता है। तो कोलाबा याद रखिएगा। इसके अधिक कल्याण, भिवंडी ये सभी था। तो जल सेना क्या था, नावों का बेड़ा होता था। कोई आज के समय का बहुत बड़ा, जैसे पुर्तगालियों के पास बड़ी बड़ी जहाजें होती थी, वैसा कल्पना आप मत कीजिए। अब मुख्य जो था उनका अश्वारोही सेना था। अश्वारोही सेना 2 भाग में बटा हुआ है। अश्वारोही सेना को पागा बोलते थे और ये पागा 2 भाग में बटा हुआ है, बारगीर में और सिलादार में। बारगीर वो जिसका घोड़ा, लड़ने का सामान सब राज प्रदान करती थी, और सिलेदार वो स्वयंसेवक थे, वो सब अपना सामान खुद लेकर के आते थे। तो मेन जो बारगीर ही इनकी अपनी सेना थी। इसमें क्या हायरार्की था, तो 25 बारगीर का एक यूनिट होता था और उसका हेड हवलदार होता था। उसके ऊपर 5 हवलदार का हेड एक जुमलादार होता था, 10 जुमलादार का हेड एक हजारी होता था और 5 एक हजारी का हेड जो है 5 हजारी होता था। और ये सभी के सभी सरे नौबत के अधीन होते थे। सरे नौबत का मतलब सेनापति या रक्षा मंत्री। इसी ढंग से पैदल सेना को पायक बोला जाता था। इसका हायरार्की क्या था, तो 9 पायकों के ऊपर एक नायक होता था, 10 नायकों के ऊपर एक हवलदार होता था, 3 हवलदार के ऊपर एक जुमलादार होता था, 10 जुमलादारों के ऊपर एक हजारी होता था, 7 एक हजारी के ऊपर
सत हजारी होता था, और सत हजारी किसके अधीन होता था? तो पायक का भी सरे नौबत के अधीन होता था, नहीं सरे नौबत एक ही होता था। तो इस प्रकार से शिवाजी ने एक कुशल सैनिक प्रशासन की नींव डाली। तो आज के क्लास में छात्रों, जो शिवाजी के प्रशासन से संबंधित जितनी बातें हैं वो सभी के सभी हमने खत्म की। अगले क्लास में कल हम लोग मिलेंगे तो शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।